गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी के बीच में रिलेशन देख लिया था और ये पता कर लिया था कि अगर कोई मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में है तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी का क्या रोल होगा। अब गाइस देखो, ये जो हमारा चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर है, टेक्निकली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स पढ़ने चाहिए, लेकिन क्लास 11th में गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट रखा गया और इसका जो तीसरा पार्ट है सॉलिड स्टेट, वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 12th में शिफ्ट कर दिया गया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग अब इस चैप्टर में पूरी तरीके से डिटेल में गैसेस के बारे में हर एक चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लिक्विड के बारे में हर एक चीज पढ़ेंगे और क्लास 12th में जाके हम लोग सॉलिड के बारे में हर एक चीज पढ़ेंगे। अगर आपको पता हो या अगर आपने सुना हो तो आपकी जो सीनियर बैच है, यानी आपके साथ वाले आपके जो सीनियर जो अभी क्लास 12th में गए हैं, उन लोगों को सॉलिड स्टेट्स 11th में पढ़ाया गया था। मतलब एनसीईआरटी ने ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि सॉलिड स्टेट्स को भी क्लास 11th में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ पढ़ लें। बट क्या हुआ, अनइवन बर्डन बच्चों पर क्रिएट हो गया। छोटा सा चैप्टर होना चाहिए था लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, गड़बड़ हो गई, तो उसको वापस जैसा था वैसा कर दिया। अगर हम लोग अभी इस कोरोना सिचुएशन की बात करें, पेंडेमिक सिचुएशन की बात करें, तो गाइस स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर एज इट इज रखा गया है, लेकिन जो लिक्विड स्टेट वाला पार्ट है वो वैसे भी हार्डली 1 या 2 लेक्चर में कवर हो जाता है, या बहुत से बहुत 3 लेक्चर में कवर हो जाता है। बस उतना पार्ट हटा दिया गया, बाकी पूरा आप लोगों को पढ़ना है। तो गाइस चलो, और एक बात और बता दूं, जेई और नीट के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस चैप्टर इज द हार्ट बीट ऑफ दैट एग्जाम। अगर केमिस्ट्री क्लियर करनी है तो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। और मैं बता दूं, इस चैप्टर में आज के वीडियो में जो मैं आपको टर्मिनोलॉजीज, कन्वर्जन्स सिखाने वाला हूं गैसेस के बारे में, वो आपको पूरी केमिस्ट्री में हर जगह इस्तेमाल होगा। आई रिपीट, हर जगह इस्तेमाल होगा, भले 11th हो या 12th हो। तो बिल्कुल हल्के में मत लेना। आज की क्लास में जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरा मन लगा कर अच्छे तरीके से पढ़ना। चलो स्टार्ट करते हैं बात द गैसियस स्टेट। तो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द गैसियस स्टेट। मतलब हम लोग मैटर के उस स्टेट की बात कर रहे हैं जिसे बोला जाता है द गैसियस स्टेट। अब प्यारे बच्चों, व्हाट आर गैसेस? तो सबसे पहली बात, गैसेस के अगर हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो गैसेस डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप। गैसेस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप। सेकेंड, gases do not have any fixed volume। गैसेस का ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कीजिए आपके पास में ये एक कंटेनर है। अभी इस कंटेनर के अंदर मैंने गैस भर दी। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस कंटेनर का, चलो इस कंटेनर को छोड़ो, मैं बिल्कुल आपको मैथमेटिकल ले जाता हूं। ये अपने पास में क्यूब है, क्यूब के ऊपर पूरा अपना काला काला मार्कर का वो जम गया क्योंकि कपड़ा है, मैं इसी के ऊपर बुम से फेंक देता हूं, डुम से। चलो, तो ये आपके पास में क्यूब है। इमेजिन करो ये क्यूब अंदर से खोखला है। जैसे आपके घर का कमरा है ना, कमरे की भी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वैसे ये कंटेनर है, अंदर से खोखला है, इसके अंदर अपन ने गैस भर दी। तो अभी आप बताओ इसके अंदर जो गैस होगी उसका शेप क्या होगा? क्यूब जैसा। ठीक है, तो अभी जो गैस है उस गैस का शेप कैसा हो गया? क्यूबिकल, क्योंकि वो इस क्यूब के अंदर भरी हुई है। ठीक है, और गैस का वॉल्यूम क्या होगा? जो वॉल्यूम इस क्यूब का होगा, क्योंकि गैस इस क्यूब के अंदर भरी हुई है, तो इस क्यूब की लेंथ, इस क्यूब की विड्थ और इस क्यूब की हाइट।
आप L इंटू बी इंटू एच से इसका वॉल्यूम निकाल लो। तो जो वॉल्यूम इस क्यूब का होगा वही वॉल्यूम आपकी गैस का होगा। अब क्या करा, मैंने इस क्यूब को खोल दिया। इमेजिन करो, मैंने इस क्यूब को खोल दिया। खोलते ही गैस कहां निकली, बाहर, और कहां फैल गई, इस कमरे में। तो गैसेस के अंदर, जैसा अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, किसी भी प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल होता है। मतलब गैसेस के पार्टिकल को जैसे ही ओपन स्पेस या बड़ी स्पेस मिलेगी वो तेजी से फैलेंगे, क्योंकि उनकी थर्मल एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर निकल जाएंगे। तो अब जैसे ही गैस आपने क्यूब खोला, गैस फैल के मेरे इस कमरे में चली गई। अब ये कमरे की लेंथ अलग है क्योंकि बड़ी है, ऑब्वियसली क्यूब के मुकाबले कमरा बड़ा है। विड्थ अलग है, हाइट अलग है। तो अब क्योंकि वो गैस जो पहले एक छोटे से क्यूब में भरी हुई थी उसका वॉल्यूम उतना था, लेकिन अब वो गैस फैल के इस कमरे में भर चुकी है, तो अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि उसको जगह बड़ी मिली। सिमिलरली क्यूब, पहले उसका शेप क्यूबिकल था, लेकिन अब उसका शेप अलग हो गया क्योंकि ये कमरा क्यूबिकल नहीं है, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग है, तो उसका शेप भी बदल गया। तो इसी तरीके से गैसेस को जिस जगह पर, जिस कंटेनर में रखोगे वो वैसा शेप ले लेगी, और जिस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम उस गैस का होगा। कंटेनर बदलोगे वॉल्यूम भी बदल जाएगा। तीसरा, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव लो वेंडर वॉल फोर्सेस। इनके पास वेंडर वॉल फोर्सेस कैसे होते हैं, लेस होते हैं, एंड हाई थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कैसी होती है, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसी वजह से गैसेस के पार्टिकल्स लगातार अपना शेप भी बदल सकते हैं, वॉल्यूम भी बदल सकते हैं। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ particles of gases, kinetic energy of particles of gases are high। इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, क्यों, क्योंकि थर्मल एनर्जी हाई है। एंड आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और इसी वजह से आपके गैसेस के पार्टिकल्स लगातार, प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब इमेजिन करो, इस कमरे में गैसेस के पार्टिकल लगातार मूव कर रहे हैं। तो गैस का पार्टिकल आया, टकराया, फिर चला गया, फिर आपसे टकराया, फिर आकर इधर टकरा गया, इधर टकरा के छत पे टकराया, टकरा के जमीन पे टकराया, फिर उससे टकरा के आपसे टकराया, मेरे से टकराया, इधर टकराया। तो लगातार गैस के पार्टिकल क्योंकि मूव कर रहे हैं, सब जगह टक्कर मार रहे हैं। अब इमेजिन करो, मैं भागता हुआ आया और मैं इस बोर्ड से टकरा गया। ये मैं आया आया आया, बोर्ड से टकराया, आया आया आया, बोर्ड से टकराया, आया आया आया, बोर्ड से टकराया। मेरी जितनी स्पीड होगी, मैं उतनी ताकत से बोर्ड से टकराऊंगा। मानते हो कि नहीं? आप जितनी स्पीड में भागोगे और दीवार से टकरा जाओगे, आपको उतनी ज्यादा चोट लगेगी। तो क्योंकि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ये जिस भी कंटेनर में रखे हैं उसकी वॉल से लगातार टकराएंगे। अब आप इमेजिन करो, इस बॉटल के अंदर एयर है, तो इस बॉटल का वॉल्यूम कितना कम है, ये बॉटल 100 ml की है, तो जो गैस अंदर भरी होगी वो लगातार ठक 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 सब जगह टकरा रही होगी। और क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, ये ज्यादा जोर से टकरा रही होगी। तो बेटा गैसेस जब किसी वॉल से टकराते हैं, जब किसी कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। आप खुद सोचो, जब आप टकराओगे, ये आवाज निकली, क्यों? क्योंकि मेरे हाथ ने बोर्ड से टक्कर के बाद एक प्रेशर क्रिएट करा। तो इस प्रेशर को बोलते हैं गैसियस प्रेशर, यानी प्रेशर अप्लाइड बाय गैसेस। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, गैसेस लगातार कंटेनर की वॉल से टकराते हैं और क्या क्रिएट करते हैं, प्रेशर। तो यहां पर 5th पॉइंट लिखेंगे, गैसेस या गैसियस पार्टिकल्स, are applying pressure equally in all direction, और सारी डायरेक्शन में ये प्रेशर इक्वल लगेगा। यानी वो गैस का पार्टिकल ये नहीं बोलेगा कि मैं लेफ्ट में टकराऊंगा या मैं राइट में टकराऊंगा, वो हर जगह टकराएगा। ठीक है। अब क्योंकि गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, इनके बीच में वेंडर वॉल फोर्सेस नहीं होता,
और इनके बीच में गैप ज्यादा होती है। जैसे आप अगर यहां पर एक डायग्राम बनाओ तो गैसेस के पार्टिकल्स में गैप ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये गैसेस क्या होती है, दीज आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, 7 पॉइंट आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो मास अपॉन वॉल्यूम। अब मान लो इस क्यूब, ये एक क्यूब है, मान लो ये क्या है, एक क्यूब है, और इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें गैसेस के सिर्फ 3 ही पार्टिकल है, तो 3/1, तो इस गैस की डेंसिटी हो गई मान लो 3। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड के तो सारे पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें मान लो 12 पार्टिकल्स हैं। तो अगर अपने पास में सॉलिड है तो वॉल्यूम तो अभी भी क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है, लेकिन पार्टिकल्स कितने हो गए, 12, तो यहां पर डेंसिटी बढ़ गई। तो क्योंकि गैस के पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, हमेशा लेस होती है। तो दे हैव वेरी लो डेंसिटी बिकॉज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आर लेस, पर यूनिट वॉल्यूम आर लेस। जैसे इस एक क्यूब के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ही कम आ रहे हैं, इस एक क्यूब के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम आ रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ में लाडले बच्चों, स्क्रीनशॉट लो जरा। ठीक है, नोट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों ने, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, चलिए ये 2 पॉइंट रब कर दे इधर के। चलिए अब मैं यहां पर आपको 8th पॉइंट और हमारा लास्ट पॉइंट सिखा देता हूं कि गैसेस, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों बहुत हाई स्पीड में घूम रही है और इन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में गैप है, तो अगर मान लीजिए आपके पास में एक चेंबर है जिसमें एक ऑक्सीजन गैस भर दी मैंने और एक में मैंने नाइट्रोजन गैस भर दी, तो ये जो काली वाली है ये N2 है और ये जो ब्लू वाली है ये O2 है। अब ये दोनों सेपरेटेड है, तो ये अभी अभी अपने चेंबर में ऐसी ऐसी घूम रही होगी, कोई इधर जा रही होगी, कोई इधर जा रही होगी, ये इधर जा रही होगी, ये इधर जा रही होगी, वो उधर जा रही होगी। लेकिन आप जैसे इनके बीच का ये पार्टीशन हटाओगे, अब इनके पास में वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये गैसेस अब क्या होगी, आपस में बिना किसी परेशानी के इंटरमिक्स हो जाएगी। आप खुद इमेजिन करो, ये घर में आप खुद करके देख सकते हो। अभी आपके इस रूम में, जिस रूम में आप बैठे हुए हो, वहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इंप्योरिटीज के साथ में, पॉल्यूशन के साथ में कुछ गैसेस हैं। लेकिन जैसे ही आप परफ्यूम छिड़कते हो, आपका पूरा कमरा महक उठता है। जब कोई दूसरा पर्सन आपके कमरे में आएगा तो बोलेगा अच्छा तूने डीओ लगाया है, तो उसको डीओ की खुशबू कैसे आ गई, क्योंकि डीओ के जो पार्टिकल्स हैं या जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो पूरे रूम में इवनली फैल गए। फैल गए मतलब क्या, रूम में ऑक्सीजन था, रूम में नाइट्रोजन था, रूम में कार्बन डाइऑक्साइड था, उनके साथ ये जाकर मिक्स हो गया। तो जब उस इंसान ने नाक से ऑक्सीजन अंदर खींची तो क्या हुआ, परफ्यूम के पार्टिकल्स भी नाक से अंदर चले गए, उसको खुशबू आई। समझ गए, तो गैसेस के पार्टिकल्स बड़े आराम से किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाएंगे। मतलब ऐसा फिक्स नहीं कि 1 लीटर ऑक्सीजन के अंदर 2 लीटर CO2 मिक्स होगी। 100 लीटर ऑक्सीजन में 1 लीटर CO2 भी मिक्स हो जाएगी और 100 लीटर ऑक्सीजन के अंदर 500 लीटर CO2 भी मिक्स हो जाएगी। कोई फिक्स रेशो नहीं है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं दैट गैसेस कैन मिक्स with each other, gases can mix with each other in any ratio, किसी भी रेशो के अंदर ये मिक्स हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों का ये गैसेस के 8 पॉइंट्स क्लियर हो गए? ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था। 8 पॉइंट को आप लोग फटाफट से नोट करें, बाकी के पॉइंट्स में रब करके। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। क्या आप लोगों ने मेरे साथ में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था? उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और जो कुछ एलिमेंट्स जिनके नाम नहीं थे, जून 2016 में उसके नाम भी आ चुके हैं। और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि अगर अब आप गूगल करोगे तो गूगल में बोला जाता है कि 126 एलिमेंट्स तक के बारे में पता चल गया है। एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए, पता नहीं चला है, उनके बारे में प्रेडिक्शन लगाए गए हैं कि
एटॉमिक नंबर 126 वाला एलिमेंट फ्रांसियम के अगर नीचे आ रहा है तो वह एस ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक जैसी होगी। तो थोड़ा सा वहां पर इंटरप्रिटेशन है। 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं और उन 118 एलिमेंट्स में से अगर हम बात करें प्योर, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर? केमिस्ट्री में बेटा प्योर का मतलब होता है दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, that are made up of only one type of atom or more than one atom or more than one atom but in a fixed ratio, but in a fixed ratio। तो प्यारे बच्चों अगर हम हमारे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये जो डेफिनेशन लिखी है ये मैंने कंपाउंड्स की लिखी है, मतलब जब, और ये जो डेफिनेशन लिखी है किसकी लिखी है? एलिमेंट्स की। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपके पास में प्योर सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं केमिस्ट्री में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब मोर देन वन एटम, एटम किसका? एलिमेंट का, यानी जब एक टाइप का एलिमेंट दूसरे टाइप के एलिमेंट के साथ फिक्स रेशो में जुड़े। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गए तो वाटर बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, वैसे ही कंपाउंड्स बनेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स अभी प्रॉपर तरीके से नोन है। गूगल पे 126 से ज्यादा भी मिल जाते हैं, कभी कभी हम 118 मानेंगे। तो इन 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ 11 एलिमेंटल गैसेस अवेलेबल, यानी सिर्फ 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं, ओनली 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं दैट आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, दैट आर गैसेस या दैट आर गैशियस एट रूम टेम्परेचर, यानी हमारा जो रूम का भी टेम्परेचर है इस पर सिर्फ और सिर्फ 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं 118 में से जो क्या है? गैस है रूम टेम्परेचर पे। समझ में आई बात? तो अभी मैं आपको इसकी लिस्ट लिखवाने वाला हूं। क्या इतना पोर्शन समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपने नोट्स में लिख सको। चलो, वैसे नोट्स अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है अलग अलग कोर्सेज के नाम से, आप वहां पर चेक कर सकते हो। और बात करते हैं अपन इन एलिमेंट्स की। सो बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स है जो गैसियस फॉर्म में है? एक है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद मैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बनाता हूं। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, पीरियड नंबर 2 में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। देन इसके बाद में आपका क्लोरीन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई 11 गैसेस। बस यही है जो 11 गैसेस अवेलेबल हैं। एक आपका हाइड्रोजन, दूसरा आपके जितनी ये फैमिली है, इसे तो नाम ही नोबल गैसेस दिया जाता है प्यारे बच्चों। इनको तो नोबल गैसेस बोला जाता है जो आपके ग्रुप 18 के अंदर होती है ना, पीरियोडिक टेबल में अपन ने पढ़ा था। तो ये सारी गैसेस के नाम याद कर लो। इसको याद करने का तरीका क्या है? ये है हीना, ये है नीना, ये है और, ये है करीना के क्या? एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो ये आपकी गैसेस नोबल गैसेस हो गई। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस से अपन बचपन से जानते हैं, और फ्लोरीन और क्लोरीन भी गैस होती है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो बस आप लोग जानते हो, आपको पता नहीं था। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में आज की तारीख में टोटल 11 गैसेस अवेलेबल है। बाकी सारे एलिमेंट या तो सॉलिड फॉर्म में है और कुछ लिक्विड फॉर्म में। क्या ये चीज क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? श्योर शॉट, ठीक है। चलिए अब गाइस आगे बढ़ते हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ करने वाला हूं कि देखो, जब आप गैसेस के अलग अलग लॉज पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम्स की डिस्कवरी जो अपने 1800 के आसपास हुई थी उन्होंने, और एटॉमिक मॉडल तो 1900 जिसको बोलना चाहिए 13 के बाद प्रॉपरली आया। गैसेस की स्टडी आज से 300-400 साल पहले ही कर ली गई साइंटिस्ट ने। सोचो, आप इमेजिन कर सकते हो, आज से 300-400 साल पहले गैसेस के अलग अलग लॉज मार्केट में आ गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो एक बात समझो प्यारे बच्चों, क्योंकि गैसेस के अंदर वेंडरवॉल फोर्सेस नाम की चीज नहीं होती। There is no interaction between the particle of gases
इनकी स्टडी बहुत इजी थी। कोई भी रैंडमली गैस उठा लो, ऑक्सीजन उठा लो, नाइट्रोजन उठा लो, CO2 उठा लो, हाइड्रोजन उठा लो, फ्लोरीन क्लोरीन उठा लो, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन उठा लो, CO2 उठा लो, कोई भी गैस उठा लो, ये सब एक जैसी ही ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की थर्मल एनर्जी ज्यादा है और इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। तो अगर आप इन पर प्रेशर, इन पर वॉल्यूम, इन पर टेम्परेचर, इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिलेटेड अगर कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऑलमोस्ट हर गैसेस पर आपको अप्रोक्सीमेटली सेम ही रिजल्ट मिलता था। इसीलिए गैसेस की स्टडी बहुत पहले कर ली गई एटॉमिक मॉडल के डिस्कवरी के पहले। तो क्या ये एक बेसिक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया? क्या मैंने बोला? क्या ये आपसे वैसे तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको खुद को अंदर से ये चीज पता होनी चाहिए कि यार ऐसा क्या, ऐसा क्यों कि गैसेस की स्टडी 1660 में, 700 ईयर के आसपास, 746 ईयर में इतनी पहले कैसे हो गई? तो कोई भी गैस उठा लो वो सेम ही रिजल्ट शो कर रही थी। तो साइंटिस्टों के पास में लोड नहीं था, उन्होंने क्या बोला कि भाई गैस पर मैं प्रेशर का इफेक्ट पड़ता हूं, जो गैस मिली उस पर प्रेशर का इफेक्ट लगा दिया, दूसरी गैस ली उस पर प्रेशर का इफेक्ट लगा लिया, तीसरी गैस ली उस पर प्रेशर का इफेक्ट लगा लिया, तीनों के रिजल्ट सेम आए। तो सारी गैसेस पर एप्लीकेबल हो गया। टेम्परेचर का इफेक्ट 2-3 गैस पर पड़ा, सेम रिजल्ट आया, सारी गैसेस पर लगा दिया। तो इसको यूनिवर्सली सब पर लगा दिया गया। क्या समझ में आ गई बात? अब गाइस आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में बताता हूं। सम मेजरेबल क्वांटिटीज ऑफ गैसेस, यानी गैसेस की कुछ ऐसी चीजें जिसे आप मेजर कर सकते हो और वो आपके लिए बहुत ज्यादा, रिपीट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली चीज, अगर आप मास निकालना चाहो गैस का, तो सबसे पहली बात तो दिमाग यही खराब हो जाता है कि यार मास कैसे निकालें किसी गैस का। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास का तो प्यारे बच्चों ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जो गैस का जिसको बोलना चाहिए, जो गैस का एटॉमिक मास है, जो गैस का एटॉमिक मास है, उसको अगर आप ग्राम्स पर मोल में लिख दो तो वो मोलर मास बन जाता था। ये बिल्कुल सीधा सा कन्वर्जन था कि किसी भी गैस का जो एटॉमिक मास है या किसी भी गैस का आपके मोलर मास है, अगर आप उसको सीधा उस मास के आगे ग्राम्स पर मोल लगा दो तो बस वो बन जाता है उसका मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ऑक्सीजन गैस है, तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, 2 एटम होने की वजह से इसका मास हो गया 32, और यूनिट क्या लिखते थे? AMU। तो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती थी? AMU। अब अगर इस AMU के आगे मैं AMU हटाकर अगर ग्राम्स पर मोल लिख दूं तो बस वो बन जाता था इसका मोलर मास। मोलर मास कब यूज किया जाता है? मोल्स निकालने के लिए। मोलर मास का कब यूज किया जाता है? मोल्स निकालने के लिए। तो मोलर मास तो आप लोग निकाल लोगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सर गिवन मास, गैस का मास कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम थी। तो मास कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक कंटेनर लेना पड़ेगा। टेक अ कंटेनर। आपने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर का मास है G ग्राम्स। कंटेनर का मास अपन ने क्या ले लिया? चलो X ग्राम्स। कंटेनर का मास कितना ले लिया? X ग्राम्स। ये कंटेनर अभी कैसा है? विथ गैस। क्या है ये? विथ गैस। तो आपने एक कंटेनर लिया और गैस के साथ उसका मास निकाल लिया। अब बाद में आपने क्या किया? कंटेनर लिया और इस कंटेनर को आपने क्या कर दिया? एम्प्टी कर दिया। अब एम्प्टी करने पर इसका मास आया लेट्स से Y ग्राम्स। तो कंटेनर जब खाली है तो उसका मास अलग है, भरा हुआ है तो उसका मास अलग है। तो अगर आपको यहां पर गैस का मास निकालना है तो भरे हुए कंटेनर में से खाली कंटेनर का मास माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा गैस का मास।
फॉर एग्जाम्पल कंटेनर अभी आपको 10 ग्राम का दिख रहा है, गैस निकालने के बाद कंटेनर हो गया 9.5 ग्राम्स का, तो गैस का मास कितना हो गया 10 माइनस 9.5 ग्राम्स, 0.5 ग्राम्स आपकी गैस का मास हो गया। यही तो गिवन मास आपको यहां से मिलता है। समझ गए लाडलो, मेरे गुटपुटो, मेरे छोटे छोटे शिनचैनो, तुम्हें समझ में आ गया? ओह ये तो बहुत अच्छा था, इतना अच्छा तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। हो गया, मास निकालना आ गया प्यारे बच्चों को। किसी तरीके की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कैसे निकालेंगे किसी भी गैस का मास? एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर का मास लेंगे और फिर उस कंटेनर के अंदर गैस भर देंगे, उसका मास लेंगे और दोनों के मास का जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका गैस का मास। जैसे आप मार्केट से डीओ खरीद के लाओ, उसका मास ले लो डीओ कंटेनर का, फिर पूरा डीओ लगा लो, फुस 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 खूब सारा लपेट लो। जब कंटेनर खाली हो जाएगा, नहीं जब तुम्हारा डीओ खत्म हो जाएगा तब उसका मास ले लो। पहले जो मास था भरा हुआ, अब जो मास है खाली, जो डिफरेंस आया वो तुम्हारे डीओ का मास हो गया। समझ में आ जाएगा दुकान वाला कितना बेवकूफ बना रहा, कंपनी वाला अपने को। दिक्कत? पक्की बात? श्योर शॉट? आगे बढ़े? ठीक है। आगे को आगे कितने लोग बोलते हैं? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज की बात करते हैं, वॉल्यूम। हाउ यू कैन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब देखो, वॉल्यूम निकालना तो बहुत ही हलवा है हमारे लिए, भयंकर हलवा है। याद करो वो दिन जब तुम क्लास 10th मैथ्स पढ़ते थे, डंडे पढ़ते थे? नहीं, मेरे को बहुत मार पड़ी थी यार। चलो, तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो किसी भी चीज का अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास में क्यूब है, तो अड्डे पास एक क्यूब है, उसका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप बोलते हैं सर उस क्यूब का जो लेंथ होगा वो मल्टीप्लाई बाय उसका जो ब्रेथ होगा वो मल्टीप्लाई बाय उसका जो हाइट होगा वो L इंटू बी इंटू एच। इमेजिन करो मेरे पास में एक क्यूब है, ये मैं आपके सामने एक क्यूब बना रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्यूब दिखाया भी था, मेरा पर्सनल क्यूब जो मुझे सॉल्व करना आता है। सही कह रहा हूं, मेरे को क्यूब सॉल्व करना आता है, मजाक मत करना। हाँ, किसी दिन वीडियो बना के डाल दूंगा, लड़ाई करोगे मेरे से तो। इसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर रखी, हाइट 1 सेंटीमीटर रखी और लेंथ 1 सेंटीमीटर रखी। तो इस क्यूब का L क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, विड्थ क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, हाइट क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब का ओवरऑल वॉल्यूम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मल्टीप्लीकेशन करने पर क्यूब। तो ये क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। सर गैस का वॉल्यूम बताओ, क्यूब का वॉल्यूम क्यों बता रहे हो? तो लाडले बच्चों, थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको समझाया था कि किसी भी गैस का वही वॉल्यूम होगा जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। गैस को जिस कंटेनर में रखोगे वही उसका वॉल्यूम होगा। तो जब गैस इस कंटेनर में रखी है, इस क्यूब के अंदर रखी है, तो यहां पर अगर गैस होगी तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम आपकी गैस का भी होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो गैस का वॉल्यूम क्या है, सीधी सी भाषा में लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, the volume of the gas will be same as that of the volume of the container, as that of the volume of the container in which the gas is kept, जिसके अंदर आप लोगों ने गैस को रखा है, बस वही वॉल्यूम आपकी गैस का होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? पक्की बात। जल्दी से इसको नोट करना है हमको, पहले देखना है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। यहां पर मैं आपको पढ़ाता हूं कि जो एसआई यूनिट होती है, एसआई सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था ना, किसी भी गैस का वॉल्यूम शुड बी इन मीटर क्यूब्स। किसी भी गैस का वॉल्यूम काय में होता है? मीटर क्यूब में होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अच्छा इतना लिख लिया ना, थोड़ा सा रब कर दूं मैं, बस थोड़ा सा मिटा दूं, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। लेकिन प्यारे बच्चों, मीटर क्यूब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। मीटर क्यूब
एक बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है और इतनी बड़ी क्वांटिटी कि यूजुअली एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रही है बात आपको? तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ डे टू डे लाइफ में, मतलब डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली यूनिट्स को भी मान लेते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आप समझ रहे हो 1 मीटर क्यूब अपने आप में कितनी बड़ी डिजिट है। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अच्छा, अब अगर मैं इसको और कन्वर्ट करना सिखाऊं आपको, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर्स। अब देखो, जो लीटर नाम की लैंग्वेज है, ये लीटर आप लोग जनरली यूजुअली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हो किसी भी चीज के वॉल्यूम के लिए। आप दूध लीटर में लेते हो, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, आधा लीटर दूध। आप पानी लीटर से भरते हो, 4000 लीटर की क्वांटिटी वाला टैंकर आपके घर पे जो टंकी लगी है वो 100 लीटर की है, 500 लीटर की है, 1000 लीटर की है। पानी लीटर से बिकता है मार्केट में, 1 लीटर, 2 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर। तो जो लिक्विड होता है वो डे टू डे लाइफ में लीटर की भाषा होती है। लेकिन अगर आप ऐसा यूनिट देखें कि 1 मीटर क्यूब बोले तो कितना लीटर? 1000 लीटर। कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छा, एक चीज और सिखाता हूं मैं आप लोगों को, दैट 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml का मतलब क्या होता है? 1 ml का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये चीज क्लियर हो गई? 1 ml को आप लोग क्या लिख सकते हैं हमेशा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक कि कोई दिक्कत? इन कन्वर्जन्स को फटाफट से अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, फटाफट से अपनी कॉपीज में लिख लीजिए इनको, ये आपको बहुत काम में आएगी। अच्छा, इतना देखकर क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? क्या आप मुझे बता सकते हो? वीडियो पॉज करके लिखकर बताओ। भाई हम लोग सब जानते हैं कि 1 लीटर में 1000, 1 लीटर में हम लोग सब जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। और यहां सिखाया कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियस सी बात है 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये सीधा सा क्या हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर इज इक्वल टू। तो ये कुछ बेसिक सी बातें मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि लीटर्स को इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। प्लीज गाइस इसे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी और होती है डेसीमीटर क्यूब। एक टर्मिनोलॉजी और होती है जिसे बोला जाता है डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। और वो कुछ ऐसा होता है प्यारे बच्चों, दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। मतलब कि 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 ml और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ये भी प्यारे बच्चों इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आपके काम में आएगी चीज, ठीक है? तो अब आप ये भी देख सकते हो कि अगर 1 लीटर के बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब है, 1 लीटर के बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब के बराबर कितना होगा? 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। इस बात के बारे में भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? यानी कि 1 मीटर क्यूब मतलब कितना लीटर? 1 मीटर क्यूब मतलब 10⁻³ लीटर, और 10⁻³ लीटर मतलब कि 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो ये सब इंटर कन्वर्जन है जो आप लोगों को अपने पास में प्यारे बच्चों लिख के रखने पड़ेंगे समझने के लिए फ्यूचर में कि यार अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया जिसमें आपको यूनिट डेसीमीटर क्यूब में दे रखी है और ऑब्जेक्टिव में उसका आंसर आपको लीटर में दे रखा है, तो वहां पर हम कंफ्यूज ना हो जाएं। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज और डिफ्यूज होने के पहले ये सारी कन्वर्जन टर्म्स मैंने सिखा दी। कोई दिक्कत बेटा इन कन्वर्जन टर्म्स में? एक बार फिर डिस्कस कर ले। चलो आप मुझे एक बात बताओ, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। कोई दिक्कत? ठीक है। क्या आप लोग जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं?
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब में होगा, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक उसी तरह 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी हो जाएंगे, यानी 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग ये भी याद रखेंगे कि 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, मतलब 1000 ml मतलब 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 3 लीटर होते हैं, इसको 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हो आप। और 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। सिंपल सोबर, पक्की बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको रब करके अपन बात करेंगे प्रेशर की। बट बिफोर दैट हैव अ स्क्रीनशॉट, और इसको बहुत अच्छे से अपनी नोट्स बुक्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आगे कन्वर्जन में और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। हैव अ लुक गाइस। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चूजो, हो गया क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि हाँ मैं यह नहीं आया, और अगर आ गया तो वो भी बताओ कि हाँ मैं आ गया, लिखने में क्या संकोच। चलिए तीसरी बात करते हैं प्यारे बच्चों अबाउट प्रेशर। प्रेशर प्रेशर नाउ गाइस व्हाट इज प्रेशर? थोड़ी देर पहले तो अनु एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? कि गैस के पार्टिकल्स के पास में थर्मल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो पूरी स्पीड में आएगा और टकरा जाएगा। टकराने के वक्त जो गैस का पार्टिकल प्रेशर क्रिएट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज, जो फोर्स, जिस फोर्स से वो आकर टकराएगा दैट विल बी प्रेशर। तो प्यारे बच्चों व्हाट इज प्रेशर? तो आप प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड बाय, प्रेशर क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, यानी गैसेस के पार्टिकल्स जो फोर्स अप्लाई करेंगे पर यूनिट एरिया, यानी एक स्पेसिफिक एक गिवन एरिया में। जैसे मैंने आपको एक एरिया दे दिया, मान लो मैंने आपको ये बोर्ड का एरिया दे दिया कि इतना लेंथ, इतना हाइट और इतना विड्थ, ये एक स्पेसिफिक आपको मैंने एरिया दे दिया। अब इस एरिया के अंदर, जैसे मान लो ये बोर्ड का आपने इतना एरिया पकड़ लिया कि सर इतना एरिया पर नाप लेते हैं, और अब इस एरिया पर कितनी गैस, यानी गैस के कितने पार्टिकल इस पर आकर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इतने गिवन एरिया में गैसेस के पार्टिकल कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो हो गया प्रेशर। लेकिन फोर्स है क्या? तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा दैट फोर्स क्या है? सोचो, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, ये अपन ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं फोर्स की जगह रखूं तो अब आपका प्रेशर क्या बन गया? प्रेशर बन गया मास ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन फिर मेरे लाडले लाडले नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द गैस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। तो फिर अब एक्सेलरेशन की जगह अपन वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो प्रेशर विल बिकम इज इक्वल टू मास into velocity of the gases upon area multiply by time। तो ये बन गया आपका प्रेशर का फॉर्मूला। देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है, अपने को कहीं नहीं भागना है। मोदी जी ने अपने को घर बैठने का बोला है, बढ़िया मजा आ रहा है, ना स्कूल जाना है ना कोई झंझट, तो काहे को जल्दी कर रहे हो? आराम से देखो। अभी तो मम्मी पापा भी मना नहीं कर रहे हैं। मोबाइल पे तुम रात में पिक्चर देखोगे तो भी तुम बोल सकते हो कि मैं तो पढ़ रहा था, मैं कोई पिक्चर थोड़ी देख रहा था, मैं तो लाइव पढ़ रहा था, मैं तो यूट्यूब पर पढ़ रहा था मृत्युंजय सर से। ठीक है। नाउ यार तुम लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। व्हाट इज वेलोसिटी?
क्या है वेलोसिटी? सोचो, जरा सोचो और वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बच्चे लिखकर बताएंगे। वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों को पता ही है वेलोसिटी क्या होती है। एक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर करा एक गिवन टाइम पीरियड में। जैसे मैं एक पार्टिकल हूं, मैं इस पॉइंट से भागा 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 यहां पहुंच गया, तो मैंने यहां से यहां चलने में कितना डिस्टेंस कवर किया वो डिवाइडेड बाय टाइम, यानी मुझे कितना सेकंड लगा। जैसे यहां से गिनो 1 2 3 4 सेकंड में मैं इतनी दूर आ गया, तो ये मेरी वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब यहां पर वेलोसिटी की जगह फिर ये फॉर्मूला रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? मास इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू टाइम का स्क्वायर। अब यहां आने के बाद मैं अगर एसआई यूनिट निकालना चाहूं, मैंने इतना प्रपंच क्यों करा? क्योंकि मुझे एसआई यूनिट चाहिए प्रेशर की ना। तो गाइस प्रेशर की एसआई यूनिट चाहिए। अब देखो सबसे पहले आप यहां पर एक चीज देख लो, मास की यूनिट होती है केजी, तो यहां लिख देता हूं मैं, मास की यूनिट क्या हो गई? केजी। डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? मीटर्स। और टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों फिजिक्स में आपने एक चीज और पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं यहां लिख देता हूं दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है। मास की यूनिट केजी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम स्क्वायर की यूनिट सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरा हो गया 1 न्यूटन। तो प्रेशर इज हो गया न्यूटन। और प्यारे बच्चों आप लोगों को एरिया की यूनिट में बता देता हूं, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन, अरे न्यूटन क्या रे, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पहले तो प्रेशर की यूनिट हो गई। तो प्यारे बच्चों इसकी जल्दी से छपाई करो, जल्दी से इसको नोट करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मैं ये अपना गमछा पकड़ लेता हूं, 250 रुपए का, नहीं 200 रुपए का गमछा चलो नोट कर लिया। तो गाइस मैं इसको रब करने वाला हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं यहां पर इस तरफ सबसे पहले लिख देता हूं कि गाइस जो प्रेशर की आपकी यूनिट होगी वो आपको न्यूटन मीटर पर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको ये यूनिट लिखनी है। ये आप लोगों को काम में आ सकती है। क्या ये वाली यूनिट क्लियर हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट हो गई। पहले बात अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसे और इजी कर दिया गया और यह बोल दिया गया कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप 1 पास्कल्स बोल लो। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पास्कल्स, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यह बोल दिया गया कि आप ये जो आपने न्यूटन मीटर स्क्वायर आपने जो इतना झंझट करा है, इसकी जगह आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर किसी गैस का 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर प्रेशर है तो आप उसे 1 पास्कल बोल सकते हो। 1 पास्कल 10 to the power -5 बार्स, यानी कि 1 पास्कल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज 10 to the power -5 बार। और यह बार भी प्रेशर की एक यूनिट है। तो आपको अब मैं अलग अलग यूनिट सिखा रहा हूं। अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 बार की क्या यूनिट होगी पास्कल्स में, तो आप बोलेंगे 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। जस्ट मैंने इसका उल्टा कर दिया। अब प्यारे बच्चों पुराने टाइम में एटमॉस्फेयर की नाम से एक यूनिट आती थी जो हम प्रेशर को इन ओल्डर टाइम्स बोलते थे एटमॉस्फेयर, एटीएम। ये क्या होता था? एटमॉस्फेयर। प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर बोली जाती थी, 1 एटीएम यानी एटमॉस्फेयर। ना व्हाट इज एटमॉस्फेयर? इसका यह मतलब है कि जो अर्थ पर खुले एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड चीजें हैं, जैसे मैं अभी खुले एटमॉस्फेयर में हूं, मेरे सर पे एटमॉस्फेयर यानी गैसेस प्रेशर लगा रही है, तो नॉर्मल भाषा में उसे एटमॉस्फेयर बोला जाता था। तो आपके लिए एटीएम को समझना बहुत जरूरी है।
तो गाइज 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार्स। 1 ATM इज इक्वल टू कितना बार? 1.01325 बार होता है 1 ATM के बराबर। और 1 बार यानी इतना बार को अगर आप पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो पास्कल क्या 10 टू द पावर 5, तो ये जाएगा 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। और प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो एक बैरोमीटर, मार्केट में एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बुलाया जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर के अंदर क्या होता है? लिक्विड मर्क्यूरी भरी हुई होती है, लिक्विड मर्क्यूरी भरी हुई होती है। तो जैसे ही गैसेस दबाव बनाती है, एक साइड से मर्क्यूरी का लेवल ऊपर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे गैसेस प्रेशर बढ़ाएगी, इधर से मर्क्यूरी का लेवल ऊपर बढ़ने लगेगा। जितना लेवल मर्क्यूरी का ऊपर उठेगा उतना गैस प्रेशर बना रही है, तो उसको मर्क्यूरी कितना लेवल उठी, इसलिए mmHg, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ऐसा भी बोला जाता है। यानी मान लीजिए एक ट्यूब ऐसी है जिसमें प्रेशर लगा रही है गैसेस, और यहां से एक ट्यूब है जिस पर मिलीमीटर्स में, यहां पर जैसे 10 मिलीमीटर्स, 1000 मिलीमीटर्स, ऐसे mm में कुछ वैल्यूज लिखी है। यहां पर लिक्विड मर्क्यूरी रखी है। जैसे गैसेस प्रेशर बढ़ाएगी, मर्क्यूरी का लेवल उठने लगेगा। तो जैसे मर्क्यूरी इस लेवल तक उठकर रुक गई, तो यहां पर आप देख लो कि ये 800 mm तक उठी है, तो ये हो गया गैस का प्रेशर। तो इसको mmHg में लिखा जाता है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, यानी मर्क्यूरी का लेवल कितने मिलीमीटर्स तक ऊपर उठा। तो जब गैसेस 1 ATM प्रेशर लगा रही होती है, यानी कि 1.01325 बार्स लगा रही होती है, यानी 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स लगा रही होती है, मतलब वो 760 mmHg तक गैस ऊपर उठती है। तो ये आपके गैसेस के कुछ कन्वर्जन होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर आप SI यूनिट्स में जाएंगे तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर होती है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल लिखा जाता है। 1 पास्कल बोले तो 10 टू द पावर -5 बार, या 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। पुराने जमाने में एटमॉस्फेयर यूज किया जाता था, तो 1 एटमॉस्फेयर बोले तो कितना, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है। 1.01325 बार ये इसके बराबर, और ये 760 mmHg के बराबर। इतनी वैल्यूज आप लोगों को हमेशा पता होनी चाहिए। क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्की बात। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूं। और चौथी बात, टेम्परेचर पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा इजी है। हम ऑलरेडी एक बार चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर टेम्परेचर को पढ़ चुके हैं, बट एक बार अपन और डिस्कस कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर नथिंग बट द मेजर ऑफ हीट, यानी एक गैस का क्या टेम्परेचर है। टेम्परेचर की SI यूनिट आप लोग क्या लेकर चलेंगे? केल्विन्स। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? केल्विन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में 100 डिग्री सेल्सियस वैल्यू दे रखी है और आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल तरीका है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बस इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुटअप करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर रखिए 100 डिग्री सेल्सियस का 100 हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस मैंने यहां पर लिखा 100 प्लस 273। तो वैसे एग्जैक्ट अगर चले तो 273.15, अगर वेरी प्रिसाइज चले, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट, तो केल्विन्स की वैल्यू हो जाएगी 373.15 केल्विन्स। क्या प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? वहीं अगर आपको केल्विन्स में वैल्यू दे रखी है, जैसे आपको केल्विन्स में 373.15 वैल्यू दे रखी है और आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? केल्विन्स में से 273 माइनस करना होगा। आप करके देख लीजिए, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकालनी है। 373.15 में से आपने 273.15 माइनस कर दिया, तो आपको यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज मिल गई। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये प्रेशर वाला रब करके, एक फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट होती है, फ़ारेनहाइट, जिसको डिग्री F से लिखा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब ये फ़ारेनहाइट का कॉन्सेप्ट क्या है? फ़ारेनहाइट में अगर आपको वैल्यू चाहिए
तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला यूज करके आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और आप पता करना चाहते हैं कि कितना फ़ारेनहाइट है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9/5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 32। तो ये 20 टाइम्स कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 प्लस 32 यानी 212 फ़ारेनहाइट। इस तरीके से आप लोग प्यारे बच्चों इसको निकाल सकते हो। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात, श्योर शॉट है हम लोग। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो गाइज ये आपके टेम्परेचर की स्केल हो गई, जिसमें आप डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन्स के बीच में बात कर सकते हो किसी भी गैस का। यूजुअली आपको फ़ारेनहाइट नहीं पूछा जाता, बस केल्विन्स में बात चलती, केल्विन डिग्री सेल्सियस केल्विन, तो ये आपके पास में होना चाहिए। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में बहुत सारे की पॉइंट्स डिस्कस करे, ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स, गैस लॉस, आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग जो डील करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो गाइज इसको नोट करके रखिएगा। कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस वीडियो को 3-4 बार देखना पड़े तो देखो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो इसके आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में, यानी कि द गैस लॉज स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट, मास, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रैक्टिस कर लो, एक शीट पर इनको लिखकर दीवार पर चिपका लो ताकि इस पर नजर पड़ती रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों।